कहानी की शुरुआत में एक लेडी टीचर बच्चों को पढ़ाने क्लास में जाती है, लेकिन उस क्लास के सारे लड़के उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, ना ही उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिससे टीचर को बहुत अटपटा लगता है। इसलिए वो सबको खड़े होने को कहती है, लेकिन उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जब वो गुस्से में आकर सबको चुप रहने को कहती है तो सभी स्टूडेंट उसे मारने खड़े होते हैं और ये देख उसके साथ का टीचर डर जाता है। तब उनमें से एक स्टूडेंट उसे बॉल फेंककर मारता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो टीचर असल में याकुजा कमांडर थी। और तब टीचर उस गेंद को फेंककर वापस उस लड़के को मारती है, जिससे वो लड़का दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लड़के डर गए, लेकिन फिर भी वो उसे हल्के में लेते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। तब टीचर ने सभी को उनके मार्क्स कट करने की धमकी दी, जिससे सब शॉक थे और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं। उस एयरपोर्ट पर एक प्लेन अभी अभी लैंड हुआ था। पता चला कि उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग थे। तब एयरपोर्ट के बाहर स्पेशल फोर्सेज हाईजैकर्स पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर थी और सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रही थी। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया कवरेज भी हो रही थी और इस पूरे ऑपरेशन को लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। इधर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए काफ़ी पैनिक फील कर रहे थे, क्योंकि हाईजैकर्स ने $100 मिलियन कैश और साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी मांगा था, जिसकी मदद से वो यहाँ से सकुशल निकल पाए। लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। प्लेन के अंदर हर कोई डरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की थी जो सो रही थी। जब वो जागती है तो उसे इस हाईजैकिंग के बारे में पता चला, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। उसका नाम यानकुमी था। वो कुछ बड़बड़ाती है, इसलिए उसके बगल में बैठी लड़कियां उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन यानकुमी बहुत जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है, मानो कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। तब इसके चलते उन हाईजैकर्स का ध्यान उसकी तरफ खींच जाता है। तब एक हाईजैकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। वो उनसे डरने की बजाय उल्टा उन पर ही गुस्सा करती है। तब सारे हथियारबंद लोग उसे मारने दौड़ते हैं और तभी अचानक से प्लेन के अंदर गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है और इसलिए स्पेशल फोर्सेज और कमांडर्स अटैक के लिए आगे जाने लगते हैं। और जैसे ही वो प्लेन के पास पहुंचते हैं तभी उस प्लेन का एग्जिट डोर ओपन होता है। तब सारे सोल्जर्स काफी शॉक थे। उन्होंने देखा कि रॉबर्ट्स घुटनों पर हैं और उनके पीछे थी यानकुमी, यानी कि उसने पहले ही उन रॉबर्ट्स को हरा दिया था। और ये सब नज़ारे लाइव टीवी पर पूरा देश देख रहा था। पहले तो सबको लगता है कि वही रॉबर है और उसकी ये कोई चाल है, इसलिए यानकुमी क्लियर करती है कि वो कोई रॉबर नहीं है। यानकुमी की ये हीरोइक एक्ट लाइव टेलीकास्ट के थ्रू हर जगह वायरल हो गई थी और ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम यानकुमी को उसके घर में देखते हैं, जहां उसकी फैमिली में उसे छोड़कर सब लोग मेल थे। सिर्फ वही एक अकेली लड़की थी, इसलिए उसकी पूरी फैमिली उसकी बहादुरी और देशभक्ति के इस हीरोइक एक्ट को सेलिब्रेट करती है और वो उसे कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। और यहीं हमें एक राज का पता चलता है कि यानकुमी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो याकुजा की कमांडर थी। जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो अपने दादा के साथ रहती थी, इसलिए वो अपने दादा के बाद याकुजा गैंग की आखिरी वारिस थी। लेकिन बाहर किसी को भी पता नहीं था कि उसकी फैमिली वाले याकुजा मेंबर्स हैं। वो लोग अपने काम को बहुत छुपा कर रखते थे, इसलिए यानकुमी भी एक हाई स्कूल में मैथ्स की टीचर थी और उसने भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड को अपने स्टूडेंट्स और कलीग से सीक्रेट रखा हुआ था। अब अगले दिन जब यानकुमी स्कूल आई तो उसने ये नोटिस किया कि उसके कलीग्स रिसेंटली हुए प्लेन हाईजैकिंग रेस्क्यू एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे थे और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ प्रिंसिपल आ गए और यानकुमी को साइड में ले जाकर उसे कहते हैं कि इस तरह की बड़ी न्यूज स्टोरीज से उसे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उसके रियल आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है कि वो एक याकुजा कमांडर है। तब वो प्रिंसिपल की बातों से एग्री करती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि अब से ऐसा नहीं होगा। और तभी वहाँ एक न्यू ट्रेनी टीचर आता है जिसका नाम ओडागिरी था। असल में ओडागिरी यानकुमी का एक पुराना स्टूडेंट था। दरअसल जब ओडागिरी हाई स्कूल में था तो उसे यानकुमी पढ़ाया करती थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके स्टूडेंट्स उसके नक्शे कदम पर चलते हुए टीचर्स बन रहे हैं। लेकिन यानकुमी उस समय काफ़ी अपसेट भी हो गई जब ओडागिरी ने बताया कि वो इस टीचर की जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे और कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक टीचर बनेगा। अगले सीन में यानकुमी ओडागिरी को उसके क्लास में ले आती है और उसे छात्रों से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ ओडागिरी काफ़ी शौक था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स यानकुमी के रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और सभी उसे इग्नोर कर देते हैं।
उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी यानकुमी स्कूल के नियम के तहत उन्हें बाहर ग्राउंड में इनवाइट करती है ताकि सभी ओडागिरी के बारे में जान सके। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ग्राउंड में नहीं आता, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो ओडागिरी के सामने बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। अब अगले सीन में हम 5 स्टूडेंट्स को स्कूल के छत पर देखते हैं, जिनके लीडर का नाम रियान था। रियान यहाँ पर अपने दोस्तों से ये डिस्कस करता है कि ओडागिरी अचानक से टीचर बनकर अपने ही स्कूल में वापस क्यों आया। अब क्योंकि ओडागिरी काफ़ी ज़्यादा नोटी और बदमाश किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था, इसलिए उन्हें दाल में कुछ काला लगता है। अगले सीन में कुछ लड़के एक कैफ़े में इकट्ठा लंच कर रहे थे, तभी वहाँ 2 लड़के आकर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने यानकुमी को ओडागिरी के साथ देखा है। असल में ये लड़के यानकुमी के पुराने स्टूडेंट्स थे। अब ये सुनते ही सभी शॉक थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि यानकुमी ने बॉयफ्रेंड बना लिया, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगता था कि वो अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड भी ढूंढ सकती है। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी यानकुमी ओडागिरी को लेकर लंच के लिए उसी जगह पहुंच गई और तब ये देखकर तो सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे देखकर सब अपना मुंह छुपाने लगे। जब यानकुमी की नज़र उन पर यानी कि अपने पुराने स्टूडेंट्स पर पड़ती है तो वो ओडागिरी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है और इस तरह उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक नया टीचर है जो कि उसी स्कूल में पढ़ाता है। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने सिचुएशन को मिसरीड किया है, ओडागिरी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और तब वे लोग फिर से उसी बात पे मजाक उड़ाने लगते हैं कि यानकुमी इतने गुड लुकिंग आदमी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह उन्हें डांटने लगती है, लेकिन ओडागिरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तब टाल मटोल करते हुए वो सबको अपनी ओर से ट्रीट देती है, जिससे सभी खुश होते हैं। बातों ही बातों में सबको रियलाइज हुआ कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए अब काफ़ी समय बीत चुका है। सभी अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद से अब तक इन्होंने क्या क्या किया है। कि तभी एक लड़के ने ये एडमिट किया कि उन्हें नहीं लगता था कि यानकुमी कभी भी टीचिंग कर पाएगी, बल्कि उन्हें लगता था कि वह जल्द ही इस काम से क्विट कर लेगी। लेकिन अब हम ये देखकर हैरान हैं कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो, हमारी तरह वेल्ली नहीं हो। ये सुनी यानकुमी हल्की सी इमोशनल हो गई। तब सारे लोग उसे काम डाउन करते हैं। इधर हम रियान के दोस्तों को देखते हैं जो कि सड़क किनारे वॉकआउट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक मोटर बाइक गैंग के कुछ लोग आते हैं और उन्हें बुली करना शुरू करते हैं। फिर वे लोग उनके पैसे भी लूटने की कोशिश करते हैं। अब यह देखकर रियान तुरंत वहां आता है और उन गैंग मेंबर्स को उसके दोस्तों को छोड़ देने को कहता है। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण उनमें फाइट होने लगी। वो लोग रियान को एक बच्चा समझ रहे थे, लेकिन रियान बहुत ही आसानी से उन्हें मार भगाने में कामयाब होता है। लेकिन जाते जाते वो लोग उसे बाद में मारने की धमकी देते हुए गए। उसी शाम यानकुमी ने ओदागिरी को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। फिर उसने उसे अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ वो ओदागिरी को बताती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वह अपने स्टूडेंट्स को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करे। वह बहुत ही खुश थी, इसलिए वह बहुत ही ड्रिंक कर लेती है। अब ज़्यादा ड्रिंक करने के चलते वह वहीं सो जाती है, जिसके बाद ओडागिरी उसके ग्रैंडफादर से बातें करने लगता है और उसने ये रिवील किया कि वो यानकुमी के कारण ही टीचर बना है। हालांकि यानकुमी थोड़ी सी अनोइंग है, लेकिन फिर भी उसने उसे जीवन के कई सबक सिखाए थे और हाई स्कूल में उसे हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर किया था। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए यानकुमी अचानक से अपने 2 फॉर्मर स्टूडेंट से टकराती है और वह भी अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी बदमाश और फनी नेचर के थे। लेकिन उन्होंने उसे बताया कि अब उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी बदल लिया है, जिसके चलते उनकी लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। हालांकि वहाँ एक आदमी स्पीच दे रहा था। वो एक सक्सेसफुल IT बिजनेसमैन था और यहाँ उसका एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था। यानकुमी ने जब उसे गौर से देखा तो उसे पता चला कि उस आदमी का चेहरा उसके एक्स लवर से काफ़ी मिलता जुलता है। वो उसे लगभग अपना लवर ही मान लेती है, लेकिन उसे जल्द ही रियलिटी का पता चलता है कि वो आदमी शू चेन है, जो कि जापान का सबसे अमीर आदमी है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अब वो गवर्नर का चुनाव लड़ रहा था। ये जानकर यानकुमी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी कैंपेन के लिए अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को डिक्लेयर करती है, जिससे सू चेन को काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिलता है। इधर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां अचानक से वो मोटरसाइकिल गैंग आता है। वह गैंग असल में जापान का सबसे खतरनाक गैंग ब्लैक स्कल का हिस्सा था और वह गैंग यहाँ रियान से अपना बदला लेने आए थे। वो स्कूल के बाहर से ही रियान को धमकी देते हैं। उनके इस एक्टिविटी से सारे टीचर्स भी बहुत डर गए थे, इसलिए प्रिंसिपल हेल्प के लिए तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इधर जब वो लोग पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनते हैं तो फिलहाल के लिए वे वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन साथ ही वो कसम खाते हैं कि वह रियान से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे।
अब अगले सीन में प्रिंसिपल रियान और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाता है और इस मुसीबत में फंसने के लिए उसने उन्हें बहुत डांटा। वो उन्हें इस झगड़े की एक एक बात बताने को कहता है, लेकिन सभी ने ये क्लेम किया कि मोटरसाइकिल गैंग ने पहले उनसे पैसों की डिमांड करके उन्हें मारा पीटा और पैसे ना देने पर वो उनके पैसे छीनने लगे और तब रियान ने उन्हें बचाया। खैर प्रिंसिपल उनकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वहाँ यानकुमी ने उनकी हेल्प करते हुए कहा कि ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो झूठ बोलते तो उनकी आंखों में ये चीज़ दिखता। तब यह सुनकर प्रिंसिपल इस मामले को जाने देने का डिसाइड करता है, क्योंकि गैंगस्टर से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। यानकुमी के इस फैसले पर एतराज जताने से प्रिंसिपल ने उसे वार्न किया कि अगर फ्यूचर में उसके स्टूडेंट्स ने कोई ट्रबल या इशू क्रिएट की तो इसके लिए उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तब क्लास में रियान और उसके फ्रेंड्स इस वजह से गुड फील नहीं करते। वो सोच रहे थे कि यानकुमी ने उनके लिए अपनी जॉब को खतरे में डाल दिया है। अब क्योंकि वो लोग यानकुमी को और ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए रियान इस इशू को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो बाइक गैंग के अड्डे पर जाने लगा। तब उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद यानकुमी ओदागिरी के साथ क्लासरूम में आई। तब उसे पता चला कि रियान उस गैंग से फाइट करने गया है। यह सुनकर वो अपने स्टूडेंट्स पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे वहाँ कैसे जाने दिया, उसे रोका क्यों नहीं और अकेले ही वहाँ जाने क्यों दिया। तब यानकुमी रियान को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है और उसी समय ओदागिरी रियान के दोस्तों को याद दिलाता है कि अगर वो रियान के सच्चे दोस्त हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अगले सीन में हम रियान को देखते हैं जो कि ब्लैक स्कल गैंग के अड्डे पर पहुंच चुका था। यहाँ रियान उन्हें वार्न करता है कि वो उसके स्कूल से दूर ही रहें, उसी में उनकी भलाई है। और तब वो उस गैंग के लीडर को 1-for-1 फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन गैंग लीडर उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब सारे लोग उसे मिलकर मारने लगते हैं। अब इतने लोगों को रियान हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए वो मार खाने लगा कि तभी सामने की दीवार टूट जाती है और वहाँ एक हीरोइक एंट्री होती है यानकुमी की। उस गैंग वालों ने उसकी एक ना सुनी और उल्टा उसी पर अटैक कर दिया, पर उन्होंने यानकुमी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो उन्हें एक एक करके मारने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो गैंग मेंबर्स उस पर भारी पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओदागिरी आता है। फिर वो यानकुमी की मदद करता है और दोनों मिलकर उन्हें इतना ज़्यादा मारते हैं कि वह लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पे रियान के भी दोस्त पहुँच चुके थे, जो कि रियान की हेल्प करने के लिए यानकुमी और ओदागिरी का शुक्रिया अदा करते हैं। रियान यहाँ थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था कि कैसे एक आम सी टीचर इस तरह से फाइट कर सकती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वह यह सब करने में इसलिए सफल हो गई थी क्योंकि वह अपने स्टूडेंट्स की केयर किसी भी कीमत पर करती है। अगली सुबह से रियान और बाकी के लड़के यानकुमी के रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। यह देखकर यानकुमी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार उसके स्टूडेंट्स उसकी कदर करने लगे थे। अब अगले सीन में कुछ पुलिस वाले स्कूल में आते हैं। देखते वो चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ कल बाई गैंग से हुई फाइट के कारण आए हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि उनका एक स्टूडेंट जिसका नाम शुंग है ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है और प्रशासन से छुपा हुआ है। दरअसल वो लोग स्कूल में उसे ढूंढने और उसका पता जानने आए थे, लेकिन यानकुमी उनसे कहती है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि शुंग तो उनके स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। पर ऑफिसर्स का कहना था कि उन्हें शुंग का वॉलेट ड्रग डिलीवरी के एक क्राइम सीन पर मिला है और वह पिछली रात से ही उनसे भागता फिर रहा है। यह कहने के बाद पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शुंग कहीं भी दिखाई दे तो वह सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करे। यानकुमी अभी भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि शुंग ड्रग्स जैसे केस में इन्वॉल्व होगा। उसे लग रहा था कि यकीनन इसके पीछे और कोई कारण हो सकता है। अब इससे पहले कि पुलिस वाले शुंग को ढूंढ ले, इससे पहले वो उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। और जब यानकुमी उसे ढूंढने के लिए जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में शुंग के कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे। इसलिए अब वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब अगली सीन में हम फाइनली शुंग को देखते हैं जो कि इंजर्ड था। उसे यानकुमी कॉल कर रही थी, लेकिन कुछ सोचकर वो कॉल पिक नहीं करता बल्कि कट कर देता है। कि तभी वहाँ एक पुलिस कार आती है जिसे देखकर वो तुरंत ब्रिज के नीचे छुप जाता है। उसी शाम ओदागिरी जब घर जा रहा था तो उसे क्लासरूम में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब वहाँ चेक करने गया तो उसे पता चलता है कि शुंग वहीं छुपा हुआ था। तब कुछ ही देर बाद यानकुमी और बाकी लड़के भी वहाँ आ गए थे। फिर वो शुंग से पूछते हैं
कि वो उनका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा था, जिस पर सुंग ने जवाब देते हुए कहा कि वो उन्हें किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। और तब वो अपने साथ हुई ए से लेकर जेड तक सारी बातें बताता है कि रिसेंटली उसने एक डिलीवरी बॉय की जॉब शुरू करी थी और तब उसे कुछ पैकेज डिलीवर करने को कहा गया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन पैकेट्स में क्या है। और कल रात जब वो उन पैकेट्स की डिलीवरी कर रहा था कि तभी अचानक से वो पैकेट नीचे गिरा और गिरकर टूट गया। खैर उन पैकेट्स में मूर्तियाँ थी, लेकिन उनके टूटने के बाद उनमें से ड्रग्स की पुड़ियाँ निकली और तब वहाँ मौजूद गुंडे उसे मारने लगे, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई, इसलिए वो लोग पैकेट लेकर भाग गए और मैं भी भाग गया। लेकिन वहाँ पड़े ड्रग्स के सामने मेरा पर्स गिर गया और वही पर्स पुलिस को मिल गया। तब से वो मेरी तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर यानकुमी उससे पूछती है कि उसे जॉब की ज़रूरत क्या थी, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो उस जॉब से अपनी सिस्टर की स्कूल की फीस भरने वाला था। सब कुछ जानकर अंततः यानकुमी उसे श्योर करती है कि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है और वह किसी भी कीमत पर उसे बचा लेगी। इसलिए वो शुंग और उसके दोस्तों को अपने घर स्टे करने को कहती है। अब अगले सीन में सभी लोग यानकुमी के घर पर थे। तब यानकुमी अपने आदमियों से इस ड्रग डीलिंग केस के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है। फिर बाद में वे लोग उसे बताते हैं कि इस इलीगल बिजनेस के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि सू चेन है, जिसकी पहचान पूरे देश भर में एक मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है, जैसे हमारे देश में विवेक बिंद्रा की थी। अब क्योंकि सू चेन काफ़ी ज़्यादा अमीर था, बल्कि उसकी पहुंच सरकार में भी थी, इसलिए उसके साथ पंगा लेना और उसके क्राइम्स को एक्सपोज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये सुनते ही यानकुमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सू चेन के क्राइम्स को पब्लिक में एक्सपोज करने की कसम खाती है। तब शुंग और उसके फ्रेंड्स भी यह सब कुछ सुन रहे थे। वो इस मामले को अपने हाथ में लेकर सोल्व करने का डिसाइड करते हैं ताकि यानकुमी किसी खतरे में ना पड़े। इसलिए अगले दिन शुंग और उसके दोस्त सू चेन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं ताकि वे लोग कोई एविडेंस ढूंढ सके, क्योंकि उस दिन उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला था, जिसकी वजह से उसकी टीम हेडक्वार्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगी। दूसरी तरफ हम यानकुमी और ओदागिरी को भी देखते हैं। वो दोनों भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों वहां पहुंचकर बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि सू चेन के सेमिनार को लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए कैंपेन प्रिपेयर कर रहे थे। फिर इसके बाद दोनों सू चेन के रूम में एंटर होने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शुंग और उसके दोस्तों को एक रूम में बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें उसी ड्रग्स को छुपाया गया था, लेकिन तभी अचानक से सू चेन के लोग उन्हें देख लेते हैं और तब वो सभी को शूट करने ही वाले थे कि तभी यानकुमी वहां पहुंचकर उन्हें बहुत मारती है और अंत में उन सबको हरा देती है। साथ ही इसी दौरान सू चेन ने अपना स्पीच देना शुरू कर दिया था, जो कि लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी, जहां वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो इस इलेक्शन में गवर्नर इलेक्ट हुआ तो वह इस शहर को बेहतर बना देगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा। वो स्पीच दे ही रहा था कि तभी उसके सामने यानकुमी आती है और उसके क्राइम्स को सभी के सामने उजागर करने लगती है। इसी दौरान उसका एक स्टूडेंट जो उसी कैंपेन में ब्रॉडकास्टिंग के लिए आया हुआ था, वो सभी के साथ मिलकर उस ड्रग्स वाले रूम को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं जहां सू चेन ने इस ड्रग्स को रखा हुआ था। ये देखकर उसके सभी फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए और सेमिनार से भाग गए। तब सू चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को यानकुमी को मारने का ऑर्डर देता है। वहीं बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स पहले से ही पहुंच चुकी थी। साथ ही रियान और उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें अंदर एंटर नहीं होने देते। दूसरी तरफ यानकुमी सू चेन के आदमियों से फाइट कर रही थी और अंत में वो उन सबको हराने में कामयाब हो गई। तब सू चेन उस पर गन पॉइंट कर देता है और उस पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देने का आरोप लगाता है, लेकिन वो उसे सरेंडर कर देने की एडवाइस करती है। वो उसे कुछ बातें बताती है जिसे सुनकर सू चेन काफ़ी इमोशनल हो गया और इसी दौरान वहाँ पर स्पेशल फोर्स भी पहुँच गई थी और वो उसे शूट करने ही वाली थी, लेकिन यानकुमी उन्हें शूट करने से रोक देती है क्योंकि सू चेन अब सुधर चुका था। इसलिए पुलिस अब उसे शूट नहीं करती और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरा देश यानकुमी की बहादुरी को देख बहुत हैरान था। अगले दिन तक यानकुमी एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, जहाँ सभी टीचर्स और प्रिंसिपल उसकी ब्रेवरी के लिए तारीफ करते हैं। जिसके बाद क्लास में वो अपने स्टूडेंट्स को किक द कैन गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है और इस बार पूरी क्लास यानकुमी के कहने पर बाहर आती है, जिसे देख वो बहुत खुश थी। फिर वो लोग ये गेम खेलने लगते हैं और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।